हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 24 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम है सुरेश खन्ना, इन्होंने पेपरलेस मोड में 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले ही जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने डिजिटल मोड में बजट पेश किया था और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, यूनियन बजट एप्लीकेशन। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश के बजट ऐप पर बजट डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया गया था और इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य ये बन गया है उत्तर प्रदेश। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है, 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। राज्य की पशु, पक्षी, पेड़ ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही स्थित है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे कि अभी हाल ही में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में बनाई जानी है। भारत का पहला लेदर पार्क जो कि बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यहीं बनने जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़, ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य है। जबकि जो मध्य प्रदेश है, ये काऊ टैक्स लगाने वाला, मतलब कि गायों के संरक्षण के लिए काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में वी नारायण सामी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, वी नारायण सामी जो कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कि अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा किन्हें दिया गया है? तमिलिसाई सौंदरराजन को। तमिलिसाई सौंदरराजन, जिन्हें कि अभी हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। यदि हम बात करें वी नारायण सामी की, तो ये कांग्रेसी नेता हैं, मतलब कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और पुदुचेरी में अभी क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। हुआ ये है कि यहाँ बहुमत खोने के बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यदि देखा जाए तो पिछले 11 महीने में कांग्रेस के हाथ से ये दूसरा राज्य फिसल गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो मार्च 2020 की बात है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ सीन देखने को मिला था, जब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है और इनके जो सांसद हैं, इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद से वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन आ चुकी है पुदुचेरी में, जिसके कारण वी नारायण सामी इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यदि हम बात करें पुदुचेरी की, तो देखिए यहाँ विधानसभा में कुल 33 मेंबर हैं, जिसमें कि 30 निर्वाचित होते हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और इसका जो लास्ट चुनाव हुआ था, मतलब कि 2016 की यदि हम बात करें, तो पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने 30 में से 15 सीटें जीती थीं। इसके बाद कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता, जिनका नाम है वी नारायण स्वामी, इन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया था। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 3 मनोनीत सदस्य हैं यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, जो कि सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अच्छा, अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत होती है? तो बहुत ही बेसिक है, आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ 50 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत होगी? आधे से एक अधिक की, मतलब कि 26 सीटों की ज़रूरत होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने डीएमके और एक निर्दलीय विधायक को अपने समर्थन में लेकर के कांग्रेस की कितनी सीटें बताई है मैंने? 15 सीटें जीती थी। डीएमके के 3 विधायक को और एक निर्दलीय को अपने पक्ष में लेकर के जो कांग्रेस है, इसने पुदुचेरी में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हाल ही में मान लीजिए ये है कांग्रेस की 19 सीटें पुदुचेरी में, जिसमें कि अभी हाल ही में 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है
और एक विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके कारण इससे आप 5 माइनस कर दीजिए तो कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें हो गई? कुल 14। और यहाँ बहुमत कितना चाहिए? यहाँ सरकार बनाने के लिए 15 सीटें होना कंपलसरी है, और यही बहुमत खोने के बाद जो वी नारायण सामी है इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पुदुचेरी। पुदुचेरी के कुल 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है माहे जो कि स्थित है केरल में, दूसरा है यनम जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है पौंडीचेरी और चौथा है करईकाल जो कि स्थित है तमिलनाडु में। और जो पौंडीचेरी है यानी कि पुदुचेरी, यहाँ 138 साल यानी कि 138 ईयर तक फ्रांसीसियों का शासन रहा है, और 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी को भारत में विलय कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है होशंगाबाद, इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। होशंगाबाद की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, इसका जो नाम है, इसका नाम एक हमलावर रहा था जिसका नाम है होशंग शाह, इसके नाम पर रखा गया था, जो कि मालवा का पहला शासक था। लेकिन अब इसका नाम बदलने की घोषणा की गई है। यदि हम बात करें होशंगाबाद की, तो मध्य प्रदेश में आप ये देख सकते हैं होशंगाबाद, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट की, तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में ही है। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां हॉट एयर बैलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। लड़कियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पंख की फुल फॉर्म बनती है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। जानवरों के लिए सबसे बड़ा अंडरपास, मतलब कि दुनिया का ये जो सबसे बड़ा अंडरपास है जानवरों के लिए, ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। अब देखिए, हम मध्य प्रदेश के उन शहरों के बारे में डिस्कस करें जो कि अभी चर्चे में रहे हैं। तो बाचागांव ये भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। यदि हम बात करें ओंकारेश्वर की, तो ये भी अभी चर्चे में रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ये ओंकारेश्वर में ही बनाया जा रहा है। साथ ही भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये स्थापित किया गया है भोपाल में, जबकि पहला गार्बेज कैफ़े ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ की कैपिटल यानी कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है अंबिकापुर, वहाँ पर। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये जो इंद्रधनुष 3.0 योजना है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है उन बच्चों और उन गर्भवती महिलाओं को कवर करना जो कि कोविड-19 महामारी के कारण, मतलब कि इस पेंडेमिक के बीच अपने टीके की खुराक नहीं ले सके हैं। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। और इसका पर्पस क्या रहा था? तो यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान ये रहा था इसका मुख्य उद्देश्य, और ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है इंद्रधनुष, जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही इस टीकाकरण अभियान में उन बच्चों को कवर किया जाना है, मतलब कि बच्चों में 7 तरह के रोगों के टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। ये 7 रोग कौन कौन से हैं? डिफ्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इन 7 रोगों के टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था मिशन इंद्रधनुष के तहत। तो ये तो बात हुई मिशन इंद्रधनुष की। और लास्ट ईयर ही, मतलब कि 2020 में मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के लिए। और अब लाया गया है मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसमें क्या किया जाएगा? तो इस मिशन के तहत कोविड-19 महामारी के कारण जो बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं टीके की खुराक से, मतलब कि जो डोज नहीं ले पाए हैं, उन्हें इसमें कवर किया जाना है। यही है मिशन इंद्रधनुष 3.0। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ये सब कुछ आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मोस्टली जो पुरुष हैं
ये अपनी आजीविका के लिए यानी कि कमाने के लिए इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है, और जो महिलाएं हैं ये पीछे रह जाती हैं, जिन्हें अपनी गुजर बसर करने के लिए कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में ये अध्यादेश लाया गया है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट हैं, जैसे कि भारत का पहला लाइकन पार्क पिथौरागढ़, भारत का पहला कवक पार्क नैनीताल, और भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया है, काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो ये है पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी, और इसकी नींव अभी हाल ही में रखी गई है असम में। असम में क्यों रखी गई है? क्योंकि असम में होने हैं चुनाव, और ये असम के दरलांग जिले में इसकी नींव रखी गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। और इस स्किल यूनिवर्सिटी में 12 सब्जेक्ट में 10,000 से अधिक स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2026 तक बन करके तैयार हो जाएगी। तो अब यदि हम बात करें असम की, तो इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगी गोपा में ही रखी गई है, केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। असम में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप, और यही अभी हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट की भी सुविधा शुरू की गई है। अब यहाँ बात की जा रही है पूर्वोत्तर भारत के पहले राज्य की, तो मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ भारत का पहला स्पोर्ट्स स्कूल ओपन किया गया है। बिहार में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये स्थापित किया गया है बिहार के नालंदा जिले में, जबकि भारत का पहला ग्लास ब्रिज पूछा जाए तो ये स्थित है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीबिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर ये कौन बने हैं? तो लीबिया के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर ये भी हाल ही में बन गए हैं अब्दुल हमीद दबीबा। जो अब्दुल हमीद दबीबा हैं ये तो बनाए गए हैं अंतरिम प्राइम मिनिस्टर, जबकि जो मोहम्मद यूनिस मेनेफी हैं ये बनाए गए हैं लीबिया राष्ट्रपति परिषद के अंतरिम प्रमुख। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें लीबिया की, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल है त्रिपोली, और करेंसी है लीबियाई दिनार। आप देख सकते हैं इसकी सीमा मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से भी लग रही है, और आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। अफ्रीका वाले हिस्से में ये जो स्पेन है, और यूरोप महाद्वीप वाले हिस्से में ये जो स्पेन है, और अफ्रीका वाले हिस्से में ये जो मोरक्को है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। इन दोनों ही देशों के बीच के यदि संबंध की बात करें तो इनका द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध रहा है। भारत का जो दूतावास है ये यहाँ की कैपिटल त्रिपोली में स्थापित किया गया है, जबकि लीबिया का जो दूतावास है ये स्थित है भारत की राजधानी दिल्ली में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है प्रधानमंत्री की, तो देखिए हाल ही में जो मारियो ड्रैगी है ये इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, जबकि जो काला कालास है ये भी हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की ये जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये स्थापित की गई है केरल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही बन गया है। साक्षरता के मामले में ये पूरे भारत में टॉप पर तो है ही, और अभी हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम के पास, तिरुवनंतपुरम जो कि यहाँ की राजधानी है, इसके पास मंगलापुर स्थित टेक्नोलॉजी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो कि स्थापित है केरल में। यदि हम बात करें केरल की, राजधानी अभी मैंने बताई है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, और अभी हाल ही में भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये भी यहीं स्थापित किया गया है।
भारत का पहला मजदूर संग्रहालय केरल के ही अलापुझा में, भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर IWTC ये भी स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड में। साथ ही सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य ये भी केरल ही है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की। देखिए आज की इस वीडियो में भारत के पहले से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के भावनगर में, या आप कह सकते हैं कि भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है ये तो स्थापित किया जा रहा है गुजरात के लोथल में, जबकि भावनगर में विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, यहाँ भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक स्थापित किया गया है। चाइना ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र घटा करके कितने वर्ष कर दी है? तो ये जो अपराधियों की उम्र गंभीर अपराधों में हुआ करती थी 14 ईयर, ये घटा करके कर दी गई है 12 साल। कहाँ की गई है? चाइना में। मतलब कि 12 से 14 साल तक की उम्र के जो लड़के लड़की हैं चाइना में, यदि हत्या के इरादे से या किसी को घायल करने के इरादे से या किसी को भी यदि मार देते हैं तो वह इसका जिम्मेदार माना जाएगा। और ये जो नया नियम है ये यहाँ 1 मार्च से लागू कर दिया जाएगा। यदि यहाँ के कुछ आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 2018-19 में यहाँ किशोर अपराधों में बेतहासा वृद्धि हुई है, और इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस कानून में संशोधन किया गया है। तो ये घटा करके की गई है 12 साल। यदि आप देखें चाइना को, तो ये है चाइना जो कि एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनमी, यहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में चाइना का एक मार्स मिशन है जिसका नाम है तियानवेन-1, जो कि पहुंच चुका है मंगल की कक्षा में। हाल ही में किस देश की नॉर्थ यॉर्कशायर सबसे कम उम्र में यानी कि 21 साल में अटलांटिक महासागर पार करने वाली महिला बन गई हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से, जो कि सबसे कम उम्र में अटलांटिक महासागर पार करने वाली महिला बन गई हैं। इनके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो ये एक पार्ट टाइम टीचर भी है। इनकी उम्र है मात्र 21 साल। अटलांटिक ओशन आप सभी जानते हैं, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है ये तो है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। इसके बाद स्थान आता है अटलांटिक महासागर का, जो कि S आकार की आकृति में है, आप देख सकते हैं। और ये जो महिला हैं जिन्होंने कि इतनी लंबी दूरी तय की है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अफ्रीका के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है कैनरी आइलैंड। इन्होंने यहाँ से ये यात्रा शुरू करी थी और 70 दिन, मैं यहाँ एग्जैक्ट लिख देती हूँ, 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में 3000 मील कवर करने के बाद ये पहुँच चुकी हैं कैरिबियन द्वीप, यानी कि कैरिबियन द्वीप में जो एंटीमा है ये यहाँ पहुँच चुकी है। लोकेशन आप सभी जानते ही हैं। इन्होंने यहाँ से यात्रा शुरू की है और ये अफ्रीका महाद्वीप में कुछ यहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की और कैरिबियन सागर ये जो आप देख रहे हैं, तो कैरिबियन द्वीप के एंटीमा में इन्होंने अपनी यात्रा ख़त्म की है। और इनकी जो यात्रा रही ये ख़त्म करने में 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट का समय लगा है। और इसी के साथ ये ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, जो कि बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से। अच्छा, अटलांटिक ओशन से ही रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कुछ यहाँ स्थित है सारगैसो सागर। ये सारगैसो सागर क्या होते हैं? तो देखिए घास की जो मोटी परतें होती हैं ये इस एरिया में तैरते रहती है, जिसे सारगैसो सागर या पुर्तगाली भाषा में इसे सारगैसम कहा जाता है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएँ आप याद रख सकते हैं। यहाँ से कुछ ऊपर जाती हुई है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि संसार की सबसे गर्म जलधारा है। ऊपर से नीचे आती हुई है लेब्राडोर जलधारा, जो कि संसार की सबसे ठंडी जलधारा है। और ये है कैरिबियन सी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था नाओमी ओसाका। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।